गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का एजुकेशन 07 की कक्षा में स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम लोग एजुकेशन 07 विषय के सिलेबस का क्रमवार अध्ययन करेंगे तथा उसके प्रथम बिंदु का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आपके एजुकेशन 07 विषय का नाम है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधों या क्षमताओं का विकास। ये हो गया आपके विषय का नाम। अब हम देखते हैं इसके सिलेबस या पाठ्यक्रम के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो इसका प्रथम बिंदु है पठन एवं लेखन का अर्थ एवं महत्व। आपको यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपकी विषय वस्तु या सिलेबस हिंदी भाषा और गणित दो से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। अगर हम कहें तो एक प्रकार से यह हिंदी भाषा एवं गणित का मिला जुला स्वरूप है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि एजुकेशन की लेखन शैली एवं उसका प्रदर्शन हिंदी भाषा से अलग रहेगा। जब अब हम पहले बिंदु की बात करते हैं पठन एवं लेखन का अर्थ एवं महत्व, काफ़ी हद तक यह हिंदी भाषा के पठन एवं लेखन से मिलेगा, परंतु यहाँ की भाषा शैली, उसका अर्थ एवं विशेषताएं हमें शिक्षा शास्त्र के अनुसार प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आप हिंदी भाषा के तथ्यों को इसमें पूर्णतः समाहित करने का प्रयास करते हैं तो संभव है कि आपको परीक्षा में उचित मार्क्स ना प्राप्त हो। दूसरा बिंदु है उद्देश्य, अर्थात पठन एवं लेखन के उद्देश्य वास्तव में क्या होते हैं, क्योंकि कोई भी पाठ्यक्रम हो या अन्य विषय वस्तु हो, सभी चीज़ों के कुछ निश्चित उद्देश्य तय किए जाते हैं। उन्हीं उद्देश्यों के आधार पर हम पठन सामग्री का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट बिंदु है उपयोगिता। आखिर पठन एवं लेखन की क्या उपयोगिता है, हम क्यों इतना इस पर बल देते हैं। ये तो आप पठन एवं लेखन का अर्थ, महत्व, उद्देश्य और उपयोगिता, ये सारे बिंदु यद्यपि अलग अलग हैं, लेकिन ये वास्तव में एक ही मुख्य बिंदु पठन एवं लेखन के भाग या हिस्से हैं। अगर हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो वह है वर्ण, शब्द और वाक्य। यहाँ पर काफ़ी हद तक आप हिंदी भाषा से सहायता ले सकते हैं, क्योंकि वर्ण, शब्द और वाक्य क्या होते हैं, इनका निर्माण किस प्रकार होता है, इनका अध्ययन किस प्रकार किया जाता है और नई भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, नए वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्यों के प्रकार किस प्रकार होते हैं, इन समस्त तथ्यों का अध्ययन इसके अंतर्गत हम लोग करेंगे। अगर हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो वह है ध्वनि का अध्ययन, अर्थात साउंड का अध्ययन, क्योंकि हम किस प्रकार बोलते हैं, कैसे उसमें उतार चढ़ाव होते हैं, कहाँ पर हमें बलाघात करना है, कहाँ पर तान है, कहाँ पर किस मात्रा पर बल देना है, किस पर बल नहीं देना है, इसका ध्यान रखना होता है। क्योंकि यदि आप इन तथ्यों का ध्यान नहीं रखेंगे तो संभव है जब आप सस्वर वाचन करेंगे तो उस समय आप ठीक से शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्वनि का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु है स्वरों, व्यंजनों तथा व्यंजनों को सुनकर समझना। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण
बिंदु है, क्योंकि कई बार यह होता है हमारे सामने लोग अलग अलग तरह से बोलते रहते हैं। कभी कोई स्वर बोलता है, कभी कोई व्यंजन या कभी व्यंजों समूह होता है। एक प्रशिक्षु होने के नाते आपको उनमें अंतर, समानता, उनके अर्थ और उनकी विशेषता का जानना आवश्यक है। यद्यपि आप अगर यदि इसको सुनकर समझ नहीं पाते हैं तो आप बच्चों को ठीक प्रकार से समझा नहीं पाएंगे या उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसके पश्चात अगर हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो वह है दिए गए निर्देश, संदेश, सुनाए गए वर्णन, कविता, कहानियों, लोकगीतों आदि में निहित भावों एवं विचारों को सुनकर समझना। कई बार आप लोग देखते होंगे कि बहुत से लोग आप कोई भी दिशा निर्देश सरसरी तौर पर भी देते हैं तो तुरंत समझ जाते हैं, और किसी को आप लिखित रूप में दें तब भी वो समझ नहीं पाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि एक योग्य प्रशिक्षु होने के नाते आपको यदि कोई बात या तथ्य दिशा निर्देश के अनुरूप दिया जाता है तो उसको आप निहित उसमें कौन से भाव निहित हैं, कौन से विचार हैं, इनको जानना और समझना अति आवश्यक है। इसके अभाव में आपको एक औसत प्रशिक्षु माना जाता है। क्यों कि अगर यदि आप कोई भी तथ्य या भाव को नहीं समझ पा रहे हैं तो किस प्रकार माना जाए कि आपके अंदर आपकी बुद्धि लब्धि और योग्यता अत्यधिक है। नेक्स्ट की बात करें जो संदेश, अर्थात कई बार होता है आप देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य अधिकारी जब कोई समस्या या अन्य बात होती है तो रेडियो या टीवी के माध्यम से संदेश देते हैं, जिससे जनता में किसी भी प्रकार की उपोह की स्थिति न उत्पन्न हो। उसी प्रकार कक्षा कक्ष में शिक्षक भी बच्चों को कई बार विभिन्न प्रकार के संदेश देते हैं, बताते हैं। उससे कुछ बच्चों में खुशी होती है तो कुछ बच्चों में एक सामान्य सी बात लगती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें भी कौन से भाव एवं विचार निहित है, आप कैसे समझेंगे और किस प्रकार बच्चों को समझाएंगे, क्योंकि संदेश भी सकारात्मक, नकारात्मक, दुखपूर्ण सभी प्रकार के हो सकते हैं। इसलिए आपको उसी के अनुसार चेहरे के हाव भाव या प्रतिक्रिया देनी होती है। अगर इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें कि सुनाए गए वर्णन, कई बार यह होता है कि हमारे सामने किसी भी तथ्य का वर्णन किया जाता है, कोई हमें बताता है कि क्या क्या हुआ, किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ। इन बातों को जानना, सुनना, समझना अति आवश्यक होता है। यदि आप इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही समस्या होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं कई बार आप यह देखते हैं कि चीज़ें किस प्रकार हमारे सामने जटिल रूप में आती हैं, उन्हें आपको समझाने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए कक्षा कक्ष में यदि आपको कोई तथ्य बताया जा रहा है तो आप उसे ठीक से जानें एवं समझें। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो वह है कविता। कविता एक बहुत ही रुचिपूर्ण गायन होता है। आप कई बार यह देखते हैं कि बच्चे कविता पढ़ते हैं लेकिन उनके भावों को वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि कविता की जो लेखन शैली होती है, जो उसमें शब्दों और वाक्यों का प्रयोग किया गया होता है, वह काफ़ी हद तक काव्यात्मक या हम कहें जटिल होता है, जिसको जन सामान्य या व्यक्ति सरलता से नहीं समझ पाता है। इसलिए उसमें आए शब्दों के अर्थ, उनके भावों, उसमें कवि या लेखक के विचारों को समझना अति आवश्यक है कि उसने किस संदर्भ में कौन सी कविता लिखी
वो आखिर कविता क्यों लिखना चाह रहा था, उसके माध्यम से वो कौन सा संदेश देना चाह रहा था, इसको भी जानना अति आवश्यक है। इसके बाद अगर हम बात करें कहानियों की, कहानियाँ हम सबके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब आप सभी छोटे होंगे तो आपने देखा होगा कभी दादा, कभी दादी, कभी नानी, कभी माँ, कभी बुआ, अन्य लोग आपको कहानी या स्टोरी सुनाते होंगे और आप सभी बहुत चाव से इनको सुनते होंगे। देखिए, कहानी सिर्फ हमारे रुचि के लिए नहीं सुनाई जाती, कहानियों में कोई न कोई शिक्षा निहित होती है। कहानियों का उद्देश्य ही यही होता है कि आप उसमें निहित भावों एवं विचारों को समझें और अपने भावी जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान किस प्रकार करना है, लोगों से कहाँ पर किस प्रकार से गलतियाँ हो जाती हैं, अन्य बातों को आपको जानना समझना है तथा आगे बढ़ना है और आने वाली समस्याओं का निदान स्वतः ही करना है। नेक्स्ट बिंदु की बात करें हैं तो लोकगीत। देखिए, भारत एक बहुत ही विशाल एवं विविधतापूर्ण देश है। यहाँ प्रत्येक प्रांत क्षेत्र में अलग अलग तरह के लोकगीत गाए जाते हैं। यह लोकगीत वहाँ के महापुरुषों या महानायकों को आधार बनाकर या संदर्भ में लेकर बनाए या लिखे जाते हैं और वो आगे तक गाए जाते हैं। इन लोकगीतों की अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जन सामान्य में ऐसे रच एवं बस जाते हैं कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कई बार आने वाली पीढ़ियाँ इन लोकगीतों का अर्थ या संदर्भ भूल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको उसका क्या संदर्भ है, क्या आवश्यकता थी, क्यों बनाए गए, क्यों लिखे गए, क्यों लोग आज भी उनको अपनाए हुए, इसको भी जानना और समझना एक प्रशिक्षु के नाते होता था, जिससे आप देश की सभ्यता एवं संस्कृति को एक नया या नवीन आयाम दे सके। यहाँ पर जो भी बातें कही गई हैं, निर्देश, संदेश, सुनाए गए वर्णन, कविता, कहानी, लोकगीत, इन सब का उद्देश्य होता है देश की सभ्यता एवं संस्कृति को एक नए आयाम पर पहुँचाना और उसके माध्यम से आप सभी अपने सभ्यता और संस्कृति से परिचित होते हैं तथा आने वाली पीढ़ी को भी उसका ज्ञान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो हिंदी एवं अंग्रेजी की सभी ध्वनियों, स्वरों, व्यंजनों का शुद्ध उच्चारण। देखिए, भाषा कोई भी हो, भले वो हमारी मातृभाषा ना हो, क्षेत्रीय भाषा ना हो, लेकिन उसका सही उच्चारण आना और जानना बहुत आवश्यक है। उसमें कैसे उसका उच्चारण होता है, कौन से स्वर हैं, व्यंजन हैं, कैसे वाक्य बनते हैं, क्योंकि जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारी मातृभाषा का सभी सम्मान करें, सभी सीखें, उसी प्रकार आपको जो भी भाषा पढ़नी है, भले वो आपकी ना हो, लेकिन आप उसको जानें ठीक से, क्योंकि आप तभी उसके भाषा से वहाँ पर साहित्य क्या है, उसका आधार क्या है, आप समझ सकेंगे। और वैसे भी पूरे विश्व में अनेक भाषाएं हैं, आप जितनी अधिक भाषाएं सीख सकेंगे, आप अपने देश के विकास में और स्वयं के विकास में योगदान दे सकेंगे। नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो है लिपि की सभी ध्वनियों के लिपि संकेतों को पहचान कर शुद्ध रूप में पढ़ना। आप सभी भाषा पढ़ते हैं, प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, उसी लिपि के माध्यम से उस भाषा का संसार आगे बढ़ता है। इसलिए यदि आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है, फिर भी आपको उसके बारे में जितना अधिक हो सके उसका जानना है, तभी आप किसने कौन सी गलती की, कहाँ पर की, किस प्रकार की, कैसे सुधार करना है, आप इसको जान एवं समझ पाएंगे। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आप इन चीज़ों को जानें। नेक्स्ट की बिंदु की बात करें तो है पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयवाचक चिन्ह को पहचानना एवं विषय वस्तु के को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। आप कोई भी साहित्य पढ़ते हैं, वहाँ पर इन विशेष चिन्हों का प्रयोग होता है। आप जानिए इन चिन्हों का प्रयोग क्यों होता है, आखिर ये किस प्रकार भाषा के उतार चढ़ाव या अर्थ में अपनी भूमिका अदा करते हैं, ये आपको जानना और समझना बहुत आवश्यक है। तभी आप उस साहित्य के अर्थ
एवं उसके महत्व को जान एवं समझ पाएंगे। अगर हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो है विलोम। समानार्थी, तुकांत, आतुकांत तथा समान ध्वनियों वाले शब्दों को पहचानना एवं पढ़ना। देखिए, यद्यपि ये पूरी तरह से हिंदी भाषा की है, लेकिन अगर आप इसको हिंदी में किसी भी भाषा की हो अगर आप जानेंगे तो वहाँ पर विलोम कौन से हैं, समानार्थी क्या है, तुकांत क्या है, आतुकांत क्या है, तो आप उस भाषा के साहित्य को ठीक से समझ पाएंगे और उसके अर्थ को ग्रहण कर पाएंगे। हर भाषा में ये अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। हम लोगों की मातृभाषा हिंदी है, इसलिए हमें लगता है कि ये हिंदी के अलावा नहीं। आप अंग्रेजी भाषा पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको विलोम मिलेंगे, वहाँ पर भी समानार्थी मिलेंगे, तुकांत मिलेंगे। इस तरह अगर हम उर्दू की बात करें या अन्य भाषाओं की बात करें तो वहाँ पर भी ये सारे शब्द होते हैं और उनको हमको जानना एवं समझने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो लिपि संकेतों, स्वर, व्यंजनों, मात्राएं, संयुक्त वर्णों को सुडौल तथा आकर्षक रूप में लिखना। देखिए, जितना भी आपका लेखन कार्य है जितना सुंदर होगा लोग उतना ही प्रभावित होंगे। इसलिए आप सभी लेखन शैली में सुधार अवश्य करें। लेखन शैली से आपको अच्छे नंबर भी मिलते हैं। कोई परीक्षक कितना ना चाहते हुए भी जिसकी लेखन शैली अच्छी होती है या सुंदर होती है, स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ नंबर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पेन की बात करें तो अनुनासिक ध्वनियों के लिप संकेतों को शुद्धता के साथ लिखना। भाई, अनुनासिक ध्वनियों कई बार लोग समझ ही नहीं पाते कौन सा अनुनासिक है कौन अन्य है, इसको भी जानना एवं समझना बहुत आवश्यक है। इसके बाद है 1 से 9 तक की संख्याओं को वस्तुचित्र की सहायता से गिनना, पढ़ना, लिखना। क्योंकि जब आप छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो छोटे बच्चे एकाएक चीज़ों को रट लेते हैं, समझ नहीं पाते, तो आप उनको चित्रों के माध्यम से गिनना, पढ़ना, लिखना सिखाएंगे, बताएंगे। कभी पुस्तक के माध्यम से, कभी बॉल के माध्यम से, कभी चाक के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से। इससे बच्चों को किसी भी रूप में बताया समझाया जाएगा तो वो ठीक से समझ सकेंगे, चीज़ों को जानेंगे और कभी भूलेंगे नहीं। इसके बाद संख्याओं को क्रमबद्ध करना। पहले आप बच्चों को 1 से 9 तक गिनती सिखाएंगे, फिर क्रमबद्ध रूप में कभी आगे कभी पीछे बच्चे कर देते हैं, उसको भी जानना और बताना आवश्यक है। फिर है गणित की संक्रियाएँ, जोड़ना, घटाना एवं शून्य का ज्ञान। छोटे बच्चों को कभी आप एक अंक का, कभी बिना हासिल के, कभी हासिल के सवालों को जोड़ना, घटाना और शून्य का ज्ञान भी आवश्यक है। तभी वो समझ पाएंगे कि भविष्य में उनका प्रयोग किस प्रकार है। इसके पश्चात है इकाई, दहाई तथा सैकड़े का ज्ञान। अगर आप इकाई, दहाई एवं सैकड़े का ज्ञान नहीं रखते हैं तो आप कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपकी देश की आबादी कितना है, अगर आपको इनका नहीं ज्ञान है तो आप कैसे बता पाएंगे। अगर आपके माता पिता आपको अधिक मात्रा में धन देते हैं तो आप उसकी काउंटिंग किस प्रकार करेंगे। इसलिए इसको भी जानना आवश्यक है। ये तो हुई आपके संपूर्ण सिलेबस की बात। इस सिलेबस को ठीक से जानिए, समझिए और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से में आपके प्रथम बिंदु से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग एक बार सिलेबस को ध्यान से अध्ययन करिए, दूसरे सिलेबस से तुलना करके देख लीजिए कितनी समानता है कितनी असमानता है। लेकिन हर विषय की अपनी लेखन शैली है, अर्थ है, उसकी भाव अभिव्यक्ति है, उसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपने दूसरे सिलेबस से देखा और उसी की चीज़ें आपने परीक्षा हाल में परीक्षा उत्तर पुस्तिका में लिख दी, उससे आपके लिए समस्याएं हो सकती हैं। धन्यवाद।